एक बार एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था? उसने बोला पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्री, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और बस, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या ये ओवर ईटिंग है? क्या ये ओबेसिटी हो सकती है? आखिरकार ओवर ईटिंग, ओबेसिटी के क्या कारण रहते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या करें उपचार, इस विषय पर आज हम फोकस कर रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं। स्वागत कीजिए डॉक्टर शिवांगी शाह का। नमस्कार। नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, एम्स नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान सौरभ। नमस्ते, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप है प्रोफेसर बेरिएट्रिक सर्जरी, LHMC। डॉक्टर शिवांगी, आपसे शुरू करेंगे। कैसे जाने कि हमारा वेट आइडियल है, हम ओवरवेट हैं या हम ओबीज हैं? जी, एक आइडियल बॉडी वेट, ओवरवेट और ओबीज डिफाइन करते हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के आधार पे। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो एक फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट 54 kgs है और मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो अगर इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं 54 डिवाइडेड बाय 1.6 स्क्वायर करूं तो मेरा BMI समवेयर अराउंड 21.1 होगा। अब वर्ल्ड ओवर ये मापदंड लिए जाते हैं कि अगर 18.5 से लेके 25 के बीच में आपका BMI है तो आपका बॉडी वेट हेल्दी कैटेगरी में है। ये ऑलमोस्ट आइडियल बॉडी वेट है। जी, ये फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है भावना। मैथमेटिक्स डे है, दैट्स आल्सो मैथ्स फॉर्मूला। डॉक्टर, अगर बात करते हैं जब हम ओबेसिटी की, अभी हमने ओवर ईटिंग की बात की, तो क्या सिर्फ ओवर ईटिंग ही कारण है ओबेसिटी का या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? अगर आप देखें तो हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है पिछले कुछ सालों में, तो ओवर ईटिंग तो एक कारण है ही। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर हम देखें तो हमारे ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन जो काम कर रहे हैं उसमें हमें बैठना ज़्यादा होता है, तो गतिविधि हमारी काफ़ी कम हो गई हैं। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, हम लोग बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अगर आप इस बात को महसूस करें। और सबसे बड़ा शहरीकरण होना, हमारी डाइट के पैटर्न ऐसे चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अब मैं देखता हूँ कई मरीजों को वो सफ़ेद चावल काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वसा वाला खाना खाने से और उसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी और अर्बनाइजेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स, सो ऑल दिस इज मेकिंग अ डिफरेंस। तो कई कारण हैं। यानी वाइट राइस जो हम खाते हैं उससे भी मोटापा बढ़ता है? वो रिच है। White rice is very rich in fat, so that will also lead to, उससे भी मोटापा बढ़ेगा। जी, तो यदि ओबेसिटी पर आप भी डॉक्टर ज्ञान सौरभ से, डॉक्टर शिवांगी शाह से कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कर लें। और याद रखें, जब कॉल करें तो अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। अब अगर हम फैट की बात करते हैं तो डॉक्टर शिवांगी, कई बार एक प्रीफिक्स भी लग जाता है उसके आगे कि जी एक तो बेली फैट, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट। तो ओवर ईटिंग से और ओवरवेट से जब ओबेसिटी की यात्रा कोई व्यक्ति कर रहा है, कौन सा फैट हानिकारक है? जी, हमारे इंडियन और एशियन पॉपुलेशन में टेंडेंसी होती है कि जो फैट जमा होता है वो ट्रंक के आसपास होता है, और जो फैट हमारे ट्रंक में होता है वो बाकी बॉडी फैट से ज़्यादा हानिकारक होता है। अब ये जो ट्रंक फैट है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि हमारी जो स्किन है उसके जस्ट डीप जो फैट की लेयर होती है, जो तस्वीर में दिख रहा है। जी। और दूसरे टाइप का फैट होती है विसरल फैट, जो कि हमारी किडनी, लिवर, आंतों के आसपास जमता है, और ये डीपर फैट है। ये फैट ज़्यादा हानिकारक होता है देन जो फैट हमारी स्किन के आसपास है, और इसको लूज़ करने का एक ही तरीका होता है, बॉडी वेट को कम करना। आप उसको एक्सरसाइज से करिए, हेल्दी डाइट से करिए, या बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो करके। तो क्या बच्चों में भी इसी तरीके का फैट होता है जो आपने 2 फैट बताए? बच्चों में भी यही है केस? बच्चों में भी यही फैट होता है, बट बच्चे बिकॉज उनकी नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द टाइम दे आर बोर्न टू द टाइम दे हैव हैड एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये कम होता है। तो उनमें यूजुअली विसरल फैट डिपोजिशन कम होता है। उनमें जो टाइप ऑफ फैट होता है वो मेनली सबक्यूटेनियस फैट होता है, और बच्चों का फैट ज़्यादा एनर्जी
प्रोड्यूस करने के काम में आता है। बहुत छोटे बच्चों में ब्राउन फैट ज़्यादा होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस बिल्कुल। करने तो हमने के ये काम तो आता है। जाना कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर रखने चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल, जैसा डॉक्टर ज्ञान सौरभ ने कहा, अच्छी डाइट। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई ओबीस की कैटेगरी में आ गया, और आज हमारा विषय है कि उससे कैसे डील करें। आप सर्जन हैं और हम कई सर्जरी सुनते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी भी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है, कौन कैंडिडेट बन सकता है, इससे क्या लाभ होंगे? अमित जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्वीकार करें कि ओबेसिटी खुशहाली की निशानी नहीं है। ओबेसिटी एक बीमारी है और सब पूरे विश्व में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये एक डिजीज़ है। सबसे पहले हम इसे डिजीज़ माने, तब हम इसके इलाज की बात कर पाएंगे। तो जैसा कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें अपनी। इन सब के अलावा कौन से व्यक्ति या मरीज होंगे मोटापे से ग्रसित जिनको सर्जरी की आवश्यकता है? तो इसका भी हम माप ले सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा, बीएमआई के द्वारा। मैथमेटिक्स सब जगह। तो आपने जैसे देखा कि पहले मैथमेटिक्स के द्वारा बताया जा चुका है ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है। अब ओबेसिटी को भी हम टाइप्स में ग्रेड कर सकते हैं। ग्रेड 1 होता है जब बीएमआई 30 से 35 हो, ग्रेड 2 होता है जब 35 से 40 हो, और ग्रेड 3 होता है जब 40 के ऊपर हो। ग्रेड 3 सबसे सीवियर, मैसिव, सीवियर और मोरबिड ओबेसिटी। तो ऐसी सिचुएशन में जिसका व्यक्ति का बीएमआई 40 के ऊपर है, उसको बेरियाट्रिक सर्जरी की आवश्यकता है। और या फिर 35 के ऊपर बीएमआई है मगर उसको बाकी के सहरोग है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि मधुमेह, डायबिटिक, रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात में सोते वक्त सांस रुकने का खतरा रहता है, स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती है, लिपिड्स डिरेंज्ड हैं, थायराइड फंक्शन डिरेंज्ड हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसे सहरोग हैं जिनसे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो कट ऑफ 35 है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एशियन पॉपुलेशन में, जो इसमें हम भारतीय भी आते हैं, हमारे कट ऑफ 2.5 कम है। तो मतलब 37.5 नॉर्मल सिचुएशन में और 32.5 अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो ये तो कट ऑफ आपने बताई बीएमआई की। कोई एज ग्रुप का भी कट ऑफ है कि कौन सी एज में, अगर मेरे को मोटापा 30 साल में है, 40 साल में है, 50 साल में, तो मैं सर्जरी का कैंडिडेट बनूं? जी, तो बीएमआई जो है एज अ मापदंड, उसमें एज का कोई कट ऑफ नहीं होता। अच्छा। इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे अगर कोई एथलीट होता है, उनमें मसल मास ज़्यादा होती है और मसल्स का वेट फैट से ज़्यादा होता है। तो बीएमआई ये भी नहीं डिफरेंशिएट कर सकता कि आप में मसल मास ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है। तो बीएमआई के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है टेस्ट जो है कॉम्पोजिशन एनालिसिस, ये भी मदद कर सकता है? जी, तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस बोल के एक टेस्ट होता है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसे करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना फैट, कितनी मसल, कितनी बोन की वेट है, और उसके बेसिस पे हम ज़्यादा एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं कि आप में कितनी कॉम्पोनेंट ओबेसिटी की है और कितनी हेल्दी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से मैडम। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीएमआई है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीएमआर। बीएमआर भी ये कैसे डिफरेंट होती है, और अलग अलग सीजन में बीएमआई और बीएमआर ओबेसिटी से कैसे रिलेट करती है, एज और जेंडर का इन सब चीजों से क्या फर्क है, और ये सेंट्रल ओबेसिटी को कितना प्रभावित करती है? ओके, ये सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि बॉडी मास इंडेक्स और बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर इज डिफरेंट। ये दोनों अलग हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, जिसमें वेट केजी में हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट हर एक व्यक्ति का कई चीज़ों पे निर्भर करता है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है थायराइड की प्रक्रिया, थायराइड की मात्रा कैसी है उसके अंदर। जो हाइपोथायराइड होते हैं उनका बीएमआर थोड़ा कम होता है और उनमें मोटे होने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो बीएमआर को बीएमआई से आप कंफ्यूज ना करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसल मेटाबॉलिक रेट किस तरीके से आदमी की पाचन शक्ति, प्रक्रिया और आदमी का सारा शरीर का संतुलन चल रहा है उस पर निर्धारित होता है। जी, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए बीएमआई इंपॉर्टेंट है, बीएमआर नहीं है। बीएमआर हाइपोथायराइड अगर पेशेंट है उसका कम होगा, हाइपरथायराइड पेशेंट जिसके थायराइड की लेवल ज्यादा है ज्यादा होगा, और ऐसे
हाइपरथायराइड पेशेंट में वेट लॉस ज्यादा होता है जी। और हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में ओबेसिटी ज्यादा होती है। तो हम जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मापदंड कर रहे हैं वो बीएमआई के आधार पे कर रहे डॉक्टर हैं, साहब, जी। अब हम बीएमआर के आधार पे नहीं। बेरियाट्रिक सर्जरी का कुछ दृश्य भी दिखाएंगे और आप हमें थोड़ा समझाइए, क्योंकि डॉक्टर शिवांगी प्लास्टिक सर्जन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेरियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, लिपोसक्शन में क्या फर्क है? देखिए ये बहुत अलग प्रक्रियाएं हैं। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, जिसे हम मेटाबॉलिक सर्जरी के नाम से मानते हैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बात अब करेंगी डॉक्टर शिवांगी। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, मेटाबॉलिक, जिससे सिर्फ हम मरीज को सुंदर नहीं बना रहे, मरीज को स्वस्थ बना रहे हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी इलाज है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का, ऐसे मरीज जिनकी जान को खतरा है रात में सोते वक्त ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, उनको हम एक नई जिंदगी दे रहे हैं। जब बेरियाट्रिक सर्जरी हो जाती है और उनका बहुत वेट कम हो जाता है और कई चीजें होती हैं जैसे स्किन का लटक जाना, चर्बी का लटक जाना, तब हमारे प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है उसको एक्सेस स्किन को हटाना, उसका सुंदरीकरण करना, उसको अच्छा बनाना। यानी पहले बेरियाट्रिक आएगा फिर प्लास्टिक सर्जरी। जी, ये अलग अलग सिनेरियोज में डिपेंड करता है। जैसा कि डॉक्टर ज्ञान सौरभ ने आपको बताया कि जिन लोगों की ओबेसिटी रेंज में बॉडी वेट होता है, उनको वेट लॉस करने के बाद पोस्ट मैसिव वेट लॉस बॉडी रीशेपिंग सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम उनका जो लूज एडिपोसिटी है, लूज हैंगिंग स्किन है, वो सबको हटा के उनकी बॉडी को रीशेप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइपोसक्शन बोल के एक सर्जरी होती है। तो ये लाइपोसक्शन, ध्यान रखिए, वेट लॉस सर्जरी नहीं होती, ये भी एक बॉडी कॉन्टोरिंग या बॉडी रीशेपिंग सर्जरी होती है, जिसमें हम एक छोटे से होल के माध्यम से एक कैन्युला अंदर डाल के शरीर के वो एरियाज जहाँ लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट्स है या डिस्प्रोपोर्शनेट वेट है, वहाँ से फैट को सक करके निकाल सकते हैं। मगर ये सर्जरी उन्हीं में की जाती है जिनका बॉडी वेट या तो आइडियल या एटलीस्ट नॉर्मल वेट की कैटेगरी मतलब में होता है। बहुत ज्यादा ना। जी, इस समय उत्तर प्रदेश चलते हैं। अखिलेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ओबेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा जो है पेट जो है निकला हुआ है, तो अगर पेट की चर्बी कम करनी है तो कौन सा एक्सरसाइज करें, कैसे क्या उसको मेंटेन करें, जी, जो बॉडी का पोस्चर है वो सही हो जाए? क्या ऑप्शन? हाँ, अब जैसा कि आपने पूछा कि आप वजन बढ़ा हुआ है और जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बीएमआई के आधार पे हम निर्धारित करें कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं, और अगर सर्जरी की जरूरत है तो मेनली 3 तरह की बेरियाट्रिक सर्जरी होती हैं। जो विश्व में सबसे ज्यादा कॉमनली परफॉर्म बेरियाट्रिक सर्जरी है वो है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें हम दूरबीन विधि से जो हमारा पेट होता है उसका तकरीबन 80% विभाजित करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं वन एनास्टमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें हम जो हमारा पेट होता है अंदर, उसका एक पाउच बनाते हैं और उस पाउच को छोटी आंतों से जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 200 सेंटीमीटर की बावल बाईपास हो जाती है, स्मॉल बावल, और मरीज का वेट लॉस होता है। तीसरी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं रूइनवाई गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये बाईपास की जो प्रक्रिया है, हम इसमें पेट को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, एक छोटा ऊपरी हिस्सा और बड़ा निचला हिस्सा। और ये ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम छोटी आंतों को पुनः व्यवस्थित करके कंटिन्यूटी मेंटेन कर देते हैं। तो जो एक हिस्सा है उससे खाना जा रहा है और एक हिस्से से सारे पाचन क्रिया के लिए जरूरी चीजें जा रही हैं। तो आप देखेंगे इस व्यवस्था में पुनः व्यवस्थित करके छोटी आंतों को हमने छोटे पाउच से और जो बड़ा स्टमक है उनको जोड़ के कंटिन्यूटी मेंटेन कर दी, जिसको हम रूइनवाई गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। तो ये 3 मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरीज हैं। ये तो 3 तरह की सर्जरीज हुई जहां तक ओबेसिटी की बात है। एक और सर्जरी आजकल सुनने में आती है, इंट्रागैस्ट्रिक बलून प्लेसमेंट। आइए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के डॉक्टर से जानते हैं कि ये सर्जरी क्या है। वेट रिडक्शन यानी मोटापा घटाने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी जो हम लोग समझते हैं एक अच्छा ऑप्शन। उसके अलावा एंडोस्कोपी द्वारा भी वेट रिडक्शन के लिए हम इंट्रागैस्ट्रिक बलून, मतलब स्टमक में, पेट में बलून डालने का जो प्रोसीजर है वो हम लोग कर रहे हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी जैसे हम समझते हैं कि वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इंट्रागैस्ट्रिक बलून प्लेसमेंट जो है वो एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन है,
जिसमें रूटीन एंडोस्कोप द्वारा ही ये बलून स्टमक में रखा जाता है और बलून के जितना हमने उसमें वॉल्यूम ऑफ सेलिन डाला है उतना रेसिडुअल वॉल्यूम स्टमक का कम होने की वजह से पेशेंट का डाइटरी एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाता है कि पेशेंट को अपनी पर्याप्त कैलोरी और प्रोटीन मिलती रहे और समय के अनुसार 1 से 3 महीने में जितना वेट रिडक्शन धीरे धीरे करके होना चाहिए वो पेशेंट अराउंड 3 to 6 मंथ्स में अपना अचीव कर ले। शुरुआती दौर पे पेशेंट का जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर शुरू के 2 से 4 हफ्ते में प्रेफरेंशियली लिक्विड और फिर प्रोटीन बेस्ड डाइट रहता है और धीरे धीरे करके वो अपनी डाइट से भी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। वेट रिडक्शन एक बार जो भी हमारा टारगेट वेट रिडक्शन है वो अचीव करने के बाद ये प्रोसीजर दोबारा एंडोस्कोपी द्वारा करके ये बलून को हम निकाल भी सकते हैं। हमने देखा है कि इवन लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट जिनमें कई दूसरी परेशानियां भी रहती हैं उनमें भी हमने सेफली ये इंट्रागैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर का हमने यहाँ पे प्लेस किया है और देखा है कि ये प्रोसीजर पेशेंट भी अच्छे से टॉलरेट करते हैं और नियरली 6 मंथ्स में करीब 16 से 20% तक वेट रिडक्शन अचीव हो जाता है। तो ये इतने सारे प्रोसीजर्स के बारे में आज हमने जाना। अभी एक प्रोसीजर हमने ये भी देखा, तो डॉक्टर ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा प्रोसीजर सूट करेगा, कौन सा कराना चाहिए? पेशेंट पे होता है निर्भर कि डॉक्टर पर निर्भर करता है? देखिए, दोनों चीज़ों पे निर्भर होता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो सबसे कॉमनली परफॉर्म हो रहा है आजकल, लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। तो हम कैसे डिसाइड करें किसको लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करें, किसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसको और या वन एनास्टमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास या रूइन वाई गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है। हम हर एक पेशेंट को पहले प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। अगर अपर जीआई एंडोस्कोपी में हमको ईसोफेजाइटिस मतलब तेजाब के ऊपर झटके की वजह से फूड पाइप में कुछ चेंजेस मिलते हैं और अगर वो चेंज हाई कैटेगरी के हो, जिसे हम कहते हैं ग्रेड डी इसोफेजाइटिस, ऐसी सिचुएशन में हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ना करके रूइन वाई गैस्ट्रिक बाईपास करना पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद तकरीबन 25 से 30% मरीजों में ये जो तेजाब का ऊपर की तरफ झटका है ये बढ़ सकता है। तो अगर ये पहले से ही मौजूद है और पहले से ही फूड पाइप में कुछ चेंजेस हो रखे हैं तो हम रूइन वाई गैस्ट्रिक बाईपास को प्रेफर करते हैं। और कई बार हम पेशेंट को तीनों प्रोसीजर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देते हैं और हम उससे भी सलाह मशवरा करके कॉमन रूट से फैसला करते हैं। तो एडवांटेज तो बड़ी क्लियर है, चाहे बेरियाट्रिक सर्जरी करें या प्लास्टिक सर्जरी की स्वास्थ्य लाभ भी है और एक सुंदरता भी है और एक साइकोलॉजिकली आप बेटर फील करते हैं। लेकिन अगर बॉडी कंटूरिंग सर्जरी की बात करें, चाहे आर्म की हो, थाइस की, अपर बॉडी की, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। किन बातों से हम सचेत रहें पहले? जी, तो पहली बात कि जब हम ये सर्जरी किसी पे करते हैं, हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं जिनके लिए ये सर्जरी सेफ ऑप्शन है। जिसका मतलब है कि या तो उनने मैसिव वेट लॉस किया होना चाहिए और उनका BMI 25 या मैक्सिमम 30 तक होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं वो भी हम एक नॉर्मल बॉडी वेट के पर्सन पे करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो मोटिवेटेड हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, वो स्मोकिंग से दूर रहते हैं और उनमें जो भी ये कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे मधुमेह, रक्तचाप, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब कंट्रोल में है। ये जानने के बाद ही हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं और अगर ट्रेंड हैंड्स में ये सर्जरी कराई जाए तो ये सेफ होती है। जी डॉक्टर, जैसे अक्सर होता है कि गोल मटोल बच्चे सबको पसंद होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ भी अगर वो वजन बना रहता है तो दिक्कत हो जाती है उनके लिए। अब ऐसे में भी क्या बच्चों के लिए वो सर्जरी उतनी सफल साबित होती है? कोई रिस्क फैक्टर है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी तक ये सर्जरी ज़्यादातर एडल्ट्स में होती थी, मगर अब देखा जा रहा है जितनी भी पब्लिकेशंस और रिसर्चेज आ रही हैं ये बच्चों में भी उतनी ही लाभ देती है जितने कि बड़े लोगों में। और अब कई सेंटर्स पे बच्चों को जो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए कैंडिडेट हैं तो उनको भी लिया जा रहा है इस सर्जरी के लिए और जो रिसर्चेस आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को भी इस सर्जरी से लाभ होगा अगर वो कैंडिडेट हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के क्योंकि लिए। डॉक्टर ज्ञान सौरभ, जब बेरियाट्रिक सर्जरी की बात होती है ना कहीं एक धारणा ये होती है कि शायद ये सर्जरी सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में होगी
शायद ये सिर्फ अमीरों के लिए है, शायद ये बहुत महंगी होगी, लेकिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पतालों में भी अब उपलब्ध है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी अस्पताल में पूर्णतः मुफ्त रूप से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। यहाँ मरीज को कुछ भी प्राइस नहीं, कोई कॉस्ट, मरीज के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। हमारे सरकार की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट स्टेपलर्स, सब कुछ अवेलेबल है और मरीज को इस सर्जरी के लिए कोई भी कीमत नहीं देनी पड़ती है। और इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम देखें कि अगर हम किसी की डायबिटीज़ को सर्जरी से ट्रीट कर दें, हाइपरटेंशन को ट्रीट करें, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कल एक मरीज आया था मेरे पास ओपीडी में, उसने एक वर्ड बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे बोला कि उसका पुनः जन्म हो गया है, इट्स अ रीबर्थ फॉर हिम। सो अगर कोई कह रहा है कि उसको इतना अच्छा लग रहा है कि ही फील्स लाइक हैविंग born again, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज आया होगा उसकी लाइफ में। कॉम्प्लीमेंट पेशेंट्स ने आपको दिए? एब्सोल्युटली, हमेशा ही। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं और डॉक्टर साहब एक ऐसा ही केस डिस्कस कर रहे थे जिनकी एक व्यक्ति थे जिनकी बेरियाट्रिक सर्जरी उन्होंने की थी और फिर वो मेरे पास आए बॉडी कॉन्टोरिंग सर्जरी के लिए, और हमने सुबह ही ये डिस्कस किया कि उसके कॉन्फिडेंस में, उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया उस सर्जरी से और इतनी रिवॉर्डिंग थी ये दोनों सर्जरी मिला के उसके लिए। वो एक यंग लड़का है और अभी उसकी पूरी लाइफ उसके सामने है। तो अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, हमें बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत खुश होते हैं और ये इटसेल्फ हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जी बिल्कुल। जब कार्यक्रम शुरू किया था तो कंफ्यूजन था कि बेरियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में क्या अंतर है, लेकिन आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस, बिल्कुल। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक्स।